टाइम था 24 अगस्त 2001 का और जगह थी हरियाणा के हिसार का लितानी। जब सुबह का टाइम था और एक नौकर जो कि एक घर में काम किया करता था, जैसे ही सुबह होने के बाद उस घर में काम करने के लिए आता है तो अंदर का नजारा देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि मेन दरवाजा खोलते ही जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, घर के अंदर जाकर एक एक कमरे में जब उसने देखना शुरू किया, क्योंकि पिछले काफी देर से ये आवाजें लगाता हुआ आ रहा था लेकिन किसी ने भी इसकी बातों का जवाब नहीं दिया, तो आखिर में ये एक एक कमरे में जाकर वहां पर देखने लगता है और वहां का नजारा देखकर इसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस घर के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे काफी ज्यादा बेरहमी से इस टाइम अपनी जान गंवा चुके थे। इस चीज को देखकर वो इस गांव के जितने और जान पहचान के उसके लोग थे, जितने भी उसके मालिक के जान पहचान के लोग थे, वो भागा भागा उनके पास जाता है और वहां पर जाकर सारी की सारी चीजें डिटेल से बताने लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। सामने वाले बंदे तो कुछ समझ ही नहीं पाए कि अभी तो सुबह का टाइम है और ये बंदा यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया। इसे तो वहां पर घर में काम करते हुए होना चाहिए था, लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही वहां पर जाकर उसने थोड़ी देर तक सांस लिया, उसके बाद उसने उन सभी लोगों को ये बात बताई कि अभी उसने क्या कुछ देखा है, क्योंकि इनके गांव के पूर्व एमएलए रेलू राम पुनिया को काफी ज्यादा बेरहमी से मार दिया गया था। जैसे ही इसके कुनबे के लोगों को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग जल्द से जल्द उस जगह पर आ पहुंचते हैं और गांव वालों ने जब पहली नजर में आकर वहां का हाल देखा तो वो लोग भी अंदर तक दहल जाते हैं कि आखिरकार इतना ज्यादा बेरहमी से कोई इन्हें कैसे मार सकता है। वहां पर मौजूद लगभग 9 लोगों को काफी ज्यादा बेरहमी से मार दिया गया था। जब बाद में पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचते हैं तो एक एक कर इनकी बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाने लगते हैं और इसी टाइम जब वो लोग एक एक कर परिवार के सारे ही लोगों के पास जा रहे थे तो उन लोगों ने पाया कि लगभग ज्यादातर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और उसी टाइम सोनिया के पास जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने ये चीज देखी कि इसे भी बिल्कुल इन्हीं की तरह मारा गया है, लेकिन अभी भी इसकी सांसें चल रही है। तो तुरंत वहां पर एम्बुलेंस का प्रबंध किया गया और उसे जल्द से जल्द बरवाला हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। इस टाइम रेलूराम के परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचा था, सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी सोनिया ही इस टाइम जिंदा थी। तो सारे के सारे गांव वालों का यही अंदाजा था कि अब तो सोनिया ही इस बारे में बता पाएगी कि रात को यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि रेलू राम का पूरा परिवार काफी ज्यादा बेरहमी से मार दिया गया। पुलिस ऑफिसर्स इस टाइम रेलू राम के घर पर तहकीकात कर रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स इस चीज की भी वेट कर रहे थे कि जैसे ही सोनिया को होश आ जाएगा वो ऐसी स्थिति में आ जाएगी कि वो सारे के सारे बयान अच्छे से पुलिस ऑफिसर्स को दे पाए, तब जाकर इस केस के बारे में थोड़ा अंदाजा लगाया जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या था। और इस घटना के 1-2 दिन बाद ही सोनिया भी कुछ ऐसी हालत में आ चुकी थी कि पुलिस ऑफिसर्स उससे जाकर पूछताछ कर सकते थे। पुलिस ने जब सोनिया से पूछताछ करनी शुरू की तो सोनिया ने इस बात से मना कर दिया कि ऐसा उसे कुछ भी लास्ट टाइम में याद ही नहीं कि वहां पर क्या कुछ हुआ था। सारे के सारे लोग बड़े ही आराम से रात को सो गए थे और उसके बाद तो बस उसे यही पता है कि उसके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से किसी ने हमला किया था। एक ही हमला होने के बाद वो पूरे तरीके से बेहोश हो जाती है। तो अब पुलिस ने रेलूराम के घर पर ही तहकीकात करनी शुरू कर दी कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था, उसके सबूत हम लोगों को यहाँ से ही मिल सकते हैं। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर्स के हाथ कुछ एक ऐसी चीजें लगती हैं जिसे कि लेकर पुलिस वाले सीधा का सीधा हॉस्पिटल में सोनिया के पास जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर सोनिया से पूछताछ करने लगते हैं कि क्या आपको कोई भी अंदाजा है कि इस कांड के पीछे कौन हो सकता है। सोनिया उस टाइम काफी ज्यादा बुरे तरीके से रो रही थी कि उसका तो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, ये सब कांड उसे कोई अंदाजा नहीं कि किसने रचे होंगे। मेरा सब के में खत्म हो गया, नू हो गया। मेरे पिताजी रो रहे थे, फिर उसको यहाँ से अंतराम हॉस्पिटल में दाखिल करवाई। उसको लेके मारने वाले मार गए कर गए। अच्छा अरिया बच तो इसने बचावा, उसके ऊपर थी पोती समेत ओढ़े ऊपर थी। वो तो ऊपर चढ़े है तो ऊपर तो फिर आवाज लगाई है भाई यारी यहाँ है, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर चले आए है। वो अगर आप आला तो वह चीज देख लो नहीं रे, मौका पाके देख लो तो आप कहनी घात में नहीं कांदा का टक्कर मर मर के मर जाओ, ऐसे हालात थे। लेकिन उसके बाद पुलिस ने सोनिया के सामने एक डायरी रख दी और उस डायरी को देखकर सोनिया भी थोड़ी घबराने लगती है। पुलिस ने पूछा कि क्या आप इस डायरी को पहचानती हैं, लेकिन उस टाइम भी सोनिया ने मना कर दिया कि उसे तो पता ही नहीं कि ये डायरी किसकी है। लेकिन पुलिस पहले से ही सोनिया की और इस डायरी में लिखे गए सारे के सारे अक्षरों की आपस में मिलान कर चुकी थी और ये बात पहले ही कंफर्म हो चुकी थी कि ये डायरी सोनिया के द्वारा ही लिखी गई है। जब सोनिया को अच्छे से बताया जाता है कि आप
और अच्छे से याद कर लीजिए, हो सकता है ये डायरी आपकी ही होगी। सारे के सारे सबूत जब पुलिस ने सोनिया के सामने रखे तो सोनिया भी इस बात के लिए हाँ भर लेती है और उसके बाद सबसे आखिर में पुलिस ने उसी डायरी के अंदर से एक छोटा सा नोट निकाला और वो सोनिया के सामने रख दिया जाता है। सोनिया दरअसल इस डायरी से इसलिए इनकार कर रही थी क्योंकि इसे पहले से पता था कि इसने इस डायरी के अंदर एक नोट लिख रखा है। उस नोट की भी राइटिंग सोनिया के साथ मिल चुकी थी और उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स जिस महिला का इस टाइम यहाँ पर इलाज करवा रहे थे उसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं क्योंकि पुलिस का ये दावा था कि इसी महिला ने ये सारा का सारा कांड रचा है। क्योंकि पुलिस को इस बात का भी अंदाजा उसी नोट से हुआ था जिससे कि सोनिया साफ साफ मना कर रही थी कि ये डायरी भी मेरी नहीं है और इसके अंदर अगर कुछ निकलता है वो तो मेरा है ही नहीं, क्योंकि इस नोट के अंदर सोनिया के द्वारा अपने पति को ये बात लिखी गई थी कि वो अपने पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहती है। अगर वो इसकी मदद के लिए आता है तो ठीक है, नहीं तो वो अकेले ही अपने पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देगी। ये खत सोनिया के द्वारा संजीव को लिखा गया था और बाद में जैसे तैसे कर घूम फिर कर ये वापस सोनिया के पास आ जाता है और सोनिया के पास एक ऐसी डायरी थी जिसमें कि वो अपनी सारी की सारी पर्सनल बातें लिखा करती थी। उसी डायरी में वो उस नोट को भी रख देती है। अब तो पूरा का पूरा मामला सामने आ चुका था कि इन कत्लों के पीछे कोई और नहीं जबकि सोनिया ही है। तो पुलिस ने सोनिया को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ उसके पति संजीव को भी इस टाइम तक गिरफ्तार कर लिया गया था और उन दोनों से ही पुलिस के द्वारा पूछताछ करनी शुरू कर दी जाती है। लेकिन अभी भी सोनिया ने साफ इनकार कर दिया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये खत पता नहीं उसके डायरी में कहां से आ गया और ये खत उसके द्वारा नहीं लिखा गया। लेकिन इस टाइम इन दोनों ही पति पत्नियों को अलग अलग बैठाकर पुलिस के द्वारा इनसे जब पूछताछ की जाती है तो संजीव टूट जाता है और उसने ये बात कही कि हाँ, ये सारा का सारा प्लान उसकी पत्नी सोनिया का ही था और इस कत्ल को अंजाम देने वाले कोई और नहीं जबकि वो दोनों ही हैं। और जब पुलिस ने उन दोनों से ही पूछताछ करनी शुरू की, बाकी इनके गांव वालों से पूछताछ करनी शुरू की, तब जाकर पूरी की पूरी कहानी सामने आती है कि आखिरकार उस टाइम रेलूराम के परिवार में ऐसा क्या कुछ घट रहा था जिसके चलते आज उसके ऐसे हालात बन चुके थे। और उसके बाद एक कहानी पुलिस ऑफिसर्स के सामने आती है। बात पता चलती है कि शुरुआती टाइम में रेलूराम के ज्यादा अच्छे हालात नहीं थे, लेकिन वो दिल्ली जाता है। धीरे धीरे कर वो कच्चे तेल का काम करने लगता है। उसने तेल के बिजनेस में काफी ज्यादा मेहनत की और उसके बाद उसके पास काफी ज्यादा पैसा आ चुका था। वो वापस अपने गांव लेतानी आ जाता है और इस टाइम इसके पास काफी ज्यादा पैसा था और उसी पैसे से उसने लगभग 100 एकड़ से कहीं ज्यादा तो सिर्फ और सिर्फ हिसार के अंदर जमीन खरीदी और इसके अलावा दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी उसकी काफी सारी दुकानें और जमीन इस टाइम मौजूद थी। ये अपने गांव में मौजूद हर एक व्यक्ति की मदद करने में बिल्कुल भी नहीं चूका करता था। जिसकी जिस भी तरीके से मदद हो पाती उस व्यक्ति की वो मदद करने की कोशिश किया करते थे। और यही कारण था कि इनके गांव वालों को ये बात लगने लगती है, आस पड़ोस के और जितने भी गांव थे उन्हें भी ये बात लगने लगती है कि इस आदमी को पैसे से बिल्कुल भी मोह नहीं है और अगर ये एमएलए बन जाता है तो हमारे क्षेत्र को ये काफी ज्यादा विकसित कर सकता है। और यही कारण था कि काफी सारे लोग आकर उन्हें सपोर्ट करते हैं और वो एमएलए बन जाते हैं। इस टाइम तक इनकी शादी कृष्णा देवी नाम की एक महिला से हो चुकी थी। इसके 2 बच्चे हो चुके थे जिनमें एक लड़का सुनील और दूसरी लड़की सोनिया मौजूद थी। इसने अपने बच्चों को काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ाया लिखाया। जो कुछ भी वो लोग करना चाहते थे उन सारी ही चीजों को वो उन्हें करवाने लगते हैं। सोनिया का इंटरेस्ट गेम्स में भी था जिसके चलते वो उसे जूडो की क्लासेस में और इसके अलावा हॉकी की क्लासेस में भेजने लगते हैं। दोनों के दोनों बच्चे इस टाइम काफी ज्यादा अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और फ्यूचर अपना बना रहे थे। और इसी टाइम कॉलेज टाइम में सोनिया की मुलाकात संजीव से हो जाती है। संजीव भी वहीं पर जूडो खेलने के लिए आया करता था जहां पर कि सोनिया प्रैक्टिस के लिए जाया करती थी। वहीं पर पहली बार इन दोनों की मुलाकात हो जाती है और उसके बाद सोनिया ने आकर अपने पिता रेलूराम को ये सारी की सारी बातें बताई कि वो एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो यूपी का रहने वाला है। उसके बारे में जो कुछ भी वो अपने पिता को बता सकती थी वो सारी की सारी बातें बता देती है। लेकिन रेलूराम इस बात से साफ इनकार कर देता है कि वो अपनी बेटी के लिए एक काफी ज्यादा अच्छा रिश्ता खुद ही ढूंढने वाले हैं। लेकिन सोनिया इस बात से मना कर देती है कि वो उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगले काफी दिनों तक इसके पिता इसे मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन आखिर में अपनी बेटी की जिद के सामने रेलूराम झुक जाते हैं और उसके बाद संजीव से सोनिया की शादी करवा दी जाती है। दूसरी तरफ संजीव का
परिवार बिल्कुल एवरेज परिवार था, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब सोनिया ने अपने पिता से ये बात कही कि उसके पति के पास करने के लिए कुछ खास काम नहीं है और इसके पिता के पास 100 एकड़ से कहीं ज्यादा तो जमीन यहाँ पर हिसार हिसार में ही मौजूद है। तो वो 45 एकड़ जमीन इसके पति के नाम भी करवा दे ताकि वो अपना कुछ काम धंधा कर पाए और उसके बाद इनका भी परिवार अच्छे से चल पाए। रेलूराम को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी और वो अपनी बेटी को इस बात के लिए हाँ भर देते हैं। लेकिन जैसे ही सोनिया के भाई सुनील को इस बारे में पता चलता है तो उसने अपने पिता से ये बात कही कि आपको उन्हें जमीन नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर उनके हालात थोड़े कमजोर है तो आप पैसे के तौर पर या फिर और तरह से उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी माने तो उन्हें जमीन मत दीजिए। और इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से सोच लेने के बाद रेलूराम भी समझ चुका था कि उसे जमीन उन्हें नहीं देनी चाहिए। हाँ, जिस भी तरीके से वो उनकी जॉब लगवा सकते हैं और आर्थिक सहायता वो उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन पैसा देना ठीक नहीं रहेगा। यही सारी बातें सोच लेने के बाद उन्होंने सोनिया को दोबारा से अपने घर पर बुलाया और उन्हें सारी की सारी बातें बता दी कि बेटा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जमीन नहीं देने वाला। और इसी बात को लेकर उसी टाइम से सोनिया के दिल में अपने भाई के प्रति, अपने पिता के प्रति नफरत चलने लगती है कि इन लोगों को अगर मुझे थोड़ी सी जमीन मिल जाएगी, अगर मेरा हिस्सा मिल जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत है। ये लोग तो उसके पति को पसंद ही नहीं करते और यही कारण है कि ये लोग इसकी मदद नहीं करना चाहते। इस तरीके की बातें इस टाइम उसके दिमाग में चल रही थी और उसी टाइम से लगातार ये नफरत बढ़ते बढ़ते 2001 तक काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और जैसे ही टाइम अगस्त 2023 का आया तो रेलूराम के पोते का 24 तारीख को बर्थडे होने वाला था। तो वो सारे के सारे अपने जितने भी जान पहचान के लोग थे उन्हें वहां पर बुलाने वाले थे अपने घर पर। तो उसने अपनी बेटी को भी 24 तारीख को इनवाइट कर लिया, लेकिन सोनिया को भी इस बारे में काफी अच्छे से पता था कि उसके भतीजे का इस दिन बर्थडे होने वाला है। तो उसने अपने पिता रेलूराम को ये बात कही कि उस दिन तो उसे काफी ज्यादा काम होने वाला है। तो वो अपने पिता से इतनी सी रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने पोते का जन्मदिन 24 तारीख को नहीं जबकि 23 तारीख को ही मना ले। वो 23 तारीख को वहां पर आ जाएगी और पूरा का पूरा परिवार मिलकर 23 तारीख को ही उसका बर्थडे मना लेगा। रेलूराम को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनका ये सपना था कि मेरे पास एक ऐसा घर होगा जिसमें कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहूंगा और सीधी की सीधी गाड़ी मेरे कमरे के सामने जाकर रुकेगी। इस बारे में सुनने वाले सारे के सारे लोग यही बात कहा करते थे कि फर्स्ट फ्लोर पर गाड़ी किस तरीके से चढ़ेगी। और उस टाइम लगभग आज से 25-30 साल पहले उन्होंने कुछ इसी तरीके का एक घर भी बना लिया था और इसी घर में ये पार्टी होने वाली थी। जैसे ही 23 तारीख का टाइम आया, बर्थडे की सारी प्लानिंग कर ली थी। जितने भी जान पहचान के लोग थे उन्होंने उन्हें अपने घर पर इस टाइम इनवाइट कर लिया था और देर रात तक ये पार्टी यूं ही चलती रहती है। जैसे जैसे रात होने लगी, एक एक कर इनका सारे के सारे रिश्तेदार, जान पहचान के आस पड़ोस वाले लोग वापस अपने अपने घरों पर जाने लगते हैं। इस टाइम रेलूराम के परिवार में रेलूराम के अलावा उसकी पत्नी, उसका बेटा, बेटे की बहू और उसके 3 बच्चों के साथ साथ सोनिया भी मौजूद थी। इनका एक और भी रिश्तेदार इस दिन इनसे मिलने के लिए आया हुआ था। तो रेलूराम ने उसे रात को वापस नहीं जाने दिया और उस रात वो भी वहीं पर रुक जाता है। जैसे ही रात का टाइम होने लगता है तो सारे के सारे लोग अब सोने की तैयारी कर रहे थे कि उसी टाइम सोनिया ने ये बात कही कि वो सबके लिए चाय बनाकर ला रही है। लेकिन कोई भी उस टाइम चाय नहीं पीना चाहता था, लेकिन उसने थोड़ा जिद करना शुरू कर दिया और यही बात बाकी घर वाले भी सोचने लगते हैं कि पूरा का पूरा परिवार तो काफी दिनों बाद मिलता है, तो क्यों न हम लोग आज चाय पी ही लेते हैं। तो सोनिया ने जब वो चाय बनाई थी तो उस चाय में उसने कुछ एक नशीली चीजें मिला दी और उसने वो चाय खुद नहीं पी और दूसरी तरफ अपने पति संजीव को भी उसने वो चाय नहीं दी। पूरे के पूरे परिवार ने चाय पी ली और उसके बाद एक एक कर सारे के सारे लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के लगभग 12-1 बजे का टाइम हुआ होगा कि उसके बाद सोनिया ने अपने पति संजीव को जगा दिया और ये बात कही कि उसने पूरा का पूरा प्लान पहले से ही तैयार कर रखा है। वो एक एक बंदे के पास जाकर अगर उन्हें ठिकाने लगा देता है तो वो चूप भी नहीं करने वाले, क्योंकि ये सारे के सारे लोग इस टाइम काफी ज्यादा गहरी नींद में जा चुके हैं। तो दूसरी तरफ उसका पति संजीव भी घर से ही तैयारी करके आ चुका था। वो अपने साथ एक गन लेकर आया था। सोनिया ने अपने पति से ये बात कही कि वो एक एक व्यक्ति के पास स्पेशली तौर पर जाए और उन्हें अच्छे से गोली मार दे। लेकिन इस टाइम घर पर मौजूद लोगों की संख्या 8 थी, लेकिन उसके पति के पास 6 ही गोलियां मौजूद थी। तो अब ये दोनों के दोनों पति पत्नी वहीं पर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि तुम इतना बड़ा कांड यहाँ पर रचने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे पास गोलियां तक नहीं है। तो सोनिया अपने घर
घर के अंदर जाती है और वहां से एक काफी बड़ी लोहे की रोड लेकर आती है। उसने लाकर वो रोड अपने पति को दे दी और उसके बाद ये बात कही कि इन सभी के सिर फोड़ दे। पूछताछ में ये बात सामने आती है कि पहली बार में तो संजीव भी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि वो इस कांड को अंजाम नहीं दे सकता, लेकिन उसके बाद सोनिया ने संजीव को समझाना शुरू किया कि अगर वो इस कांड को अब अंजाम नहीं देगा तो सुबह इन लोगों की नींद खुल जाएगी और उसके बाद इन्हें पता चल जाएगा कि रात को इन्होंने नशे की कुछ न कुछ चीजें खाई थी, जिसके चलते अब ये पूरे तरीके से फंस तो चुके ही हैं। अगर ये इन्हें ठिकाने लगा देता है तो हमें कोई भी पकड़ने वाला नहीं होगा। और ये सारी की सारी बातें बोल लेने के बाद वो सबसे पहले अपने पिता रेलूराम के कमरे में जाते हैं और वहां पर उनके सिर पर रोड से वार करने लगते हैं। उन्होंने काफी सारे वार उनके सिर पर किए और जब वो लोग कंफर्म हो चुके थे कि इनका तो सिर टूट चुका है, पूरे तरीके से फूट चुका है, काफी सारा खून इनके सिर से निकल चुका है, तो अब ये किसी भी तरीके से बचने के तो आसार में नहीं है। तो वो दूसरी बार अपने भाई के कमरे में जाती है, लेकिन उसी टाइम सोनिया ने अपने पति को रोक दिया कि इसका भाई काफी ज्यादा हट्टा कट्टा है, हो सकता है ये पहली बार में ही इसे ना मार पाए, ये उठ जाए और उसके बाद ये आवाजें लगाने लग जाए। जैसे ही ये आवाजें लगाएगा तो हो सकता है बाकी परिवार के लोग जो कि इस टाइम जिंदा हैं उनकी नींद खुल जाए और उन्होंने भी अगर चिल्लाना शुरू कर दिया तो पूरा का पूरा गांव आकर इनके ऊपर हमला कर देगा। और उसके बाद वो लोग सबसे ऊपर अपनी माँ के पास जा पहुंचते हैं और उसकी माँ को भी बिल्कुल उसी तरीके से उस रोड से उनका सिर फोड़ डालते हैं। उनके साइड में ही रेलूराम की पोती सो रही थी तो उन लोगों ने रोड से उसे नहीं मारा, जबकि संजीव ने उसे उठाया, उसके पैरों को पकड़कर और उसके बाद एक दीवार से काफी ज्यादा बेरहमी से खींचकर वो उसे मार डालता है। एक ही बारी में वो संतुष्ट होने वाला नहीं था, जबकि 2 से 3 बार वो इसी तरीके से उस बच्चे को दीवार से मारने लगता है। और जब वो कंफर्म हो चुका था कि अब ये बच्चा अपनी जान गंवा चुका होगा, वो लोग उसके भाभी के कमरे में जाते हैं और वहां पर सबसे पहले तो इन्होंने सारे के सारे बच्चों को, जो ये 2 से 3 साल के बच्चे थे, दीवारों से सटाकर इसी तरीके से मारने लगते हैं। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी भाभी को निपटाया। दोबारा पर नु खून 4 फुट तक नु मानो 4 भी 5 भी हो सका कि मैं वो चीज तो ले नहीं रहे थे। मतलब देखे हैं नु हाँ ऊपर तक अगर रखे, फिल्मों में हाँ दिखा हाँ हाँ है। नु उठाए थे नहीं कि काल चले थे भाई साहब, ऊपर से लेकर तला तक कपड़े नु भर गए थे। अरे एक आदमी तो लोअर नु लागा कौन था क्योंकि कुर्ता डर खून इतना लग हो गए। रहा था। अरे इतना नु आला तो हो रही थी, देख दे आदमी दल था नु चेप सुंदर रखे थे काटे नु जमा, हाँ बुरा लग रखा था, देख नहीं सके थे। कई दिन तो रोटड़ी कुन खाई गई वो चीज नू कि नू दिमाग में वो तस्वीर आवती नू कि नू चली है। और आज भी वो चीज याद करा नहीं जो करा ये क्यों दोबारा से वो छोड़ दिए नहीं, दोबारा तो ये चीज ताजी होगी। तो आप ये बताओ बच्चे द्वार के और बिड़ा के मारा है, उन बच्चे ने तो कि कुछ कह देगा मैं कि मैं कह दूंगा अपना बोल चुप जगह, मैं तो बालक बोलन भी नहीं सीखे थे ढंग से, उन बच्चे का और वह मार दें तो सीधा है प्रॉपर्टी खातर करे। और सबसे आखिर में जब सारे ही लोग अपनी जान गंवा चुके थे, उन्होंने सुनील को अपना शिकार बनाया। अब सारे के सारे परिवार के लोग अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन अभी भी सोनिया का अपने पति को ये कहना था कि हम लोग अगर यहाँ से चले जाते हैं तो सारे के सारे लोगों का यही शक होगा कि इन लोगों ने ही ये कांड रचा होगा और उसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए। तो तुम ऐसा करो कि एक रोड इसके सिर पर भी मारो, लेकिन कुछ इस तरीके से मारना कि ये सिर्फ और सिर्फ बेहोश हो, अपनी जान ना गवाए। और जैसे ही ये भी एक विक्टिम बन जाएगी और बाद में इसे हॉस्पिटल में ले जाकर ये लोग ठीक करवा देंगे, उसके बाद ये तुम्हें सेफ कर देगी कि इसका पति तो रात होते ही यहाँ से जा चुका था और यहाँ पर जो कुछ भी ये कांड हुआ है इसके बारे में तो उसे कोई अंदाजा ही नहीं कि ये कांड किसने किया होगा। ये पूरा का पूरा प्लान इस टाइम ये पति पत्नी बना चुके थे। और उसके बाद अगली सुबह जैसे ही इनके नौकर जाकर इनके घर पर पहुंचते हैं, उसके बाद सोनिया को हॉस्पिटल पहुंचा ही दिया गया था। लेकिन सोनिया को कोई अंदाजा नहीं था कि जो इसकी डायरी है वो डायरी आखिर में पुलिस ऑफिसर्स के हाथ लग जाएगी। ये सारा का सारा कांड अब गांव वालों के द्वारा समझ लिया गया था, पुलिस ऑफिसर्स समझ चुके थे, तो उन्हें हिसार की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाता है और उनके इन सारे ही कारनामों को देख लेने के बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन वो लोग अपनी सजा को कम करवाने के लिए हाई कोर्ट में जा पहुंचते हैं। हाई कोर्ट में जब उनके इन सारे के सारे कारनामों को देखा जाता है तो उनकी इस फांसी की सजा को यूं का यूं
बरकरार रखा जाता है। आखिर में वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचते हैं और उनकी फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद में बदल दिया जाता है। लेकिन इतने में भी वो लोग संतुष्ट होने वाले नहीं थे और आखिर में राष्ट्रपति के पास वो लोग अर्जी लगा देते हैं कि इनका एक छोटा सा बच्चा है, वो इनके बिना किस तरीके से रहेगा, तो इनकी जो सजा है उसे थोड़ा कम कर दिया जाए। लेकिन जब राष्ट्रपति ने इन सारी ही चीजों को देखा कि इन लोगों ने क्या कुछ कांड रचे हैं, पहले फांसी की सजा मिली थी, अब उम्र कैद में भी ये लोग सेटिस्फाई नहीं है, तो इनकी सजा को बदलकर, जैसे कि इनके कारनामे थे, लगातार सरकार के ऊपर लोगों का दबाव बनता जा रहा था कि किस तरीके के दरिंदे बाहर खुले घूम रहे हैं, उनकी उम्र कैद की सजा को बदलकर फांसी की सजा ही कर दी जाती है। लेकिन 2014 तक इन्हें कोई भी फांसी नहीं मिली और नए नियम के अनुसार जो लोग फांसी की सजा पा चुके हैं और अभी तक उन्हें फांसी नहीं मिली है, उनकी सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया गया था। लेकिन इस टाइम रेलूराम के खुद के परिवार में तो इस टाइम कोई भी जिंदा नहीं बचा था, लेकिन इसके जो भतीजे थे वो इस टाइम इस जगह पर रहा करते थे। और सोनिया को जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि जिस प्रॉपर्टी को पाने के लिए उसने लगभग 8 लोगों को काफी ज्यादा बेरहमी से मार डाला, इस टाइम वहां पर उनके चचेरे भाई आ चुके हैं, तो उसने उन्हें भी धमकी देनी शुरू कर दी कि बहुत जल्द वो लोग इनका भी ऐसा ही हश्र करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना है कि ये लोग पहले भी जेल से भागने की कोशिश कर चुके हैं और एक बार तो संजीव जेल से भाग भी गया था, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया जाता है और वापस जेल में डाल दिया जाता है। और 21 दिसंबर 2025 को, यानी कि 2-3 दिन पहले, इनकी उम्र कैद भी पूरी हो गई। और पूरे तरीके से अब अगर देखा जाए तो 8 कत्ल करने वाले ये दोनों के दोनों कातिल सोनिया और संजीव पूरे तरीके से अब जेल से भी रिहा हो चुके हैं। इसके चचेरे भाई का ये कहना है कि जनाब, इन लोगों ने 8 लोगों को काफी ज्यादा बेरहमी से मार दिया था और जब ये लोग आखिरी टाइम में जेल में गए थे तो उस टाइम भी इनका ये कहना था कि ये बहुत जल्द वापस आएंगे और अपने जितना भी इनका खानदान के और लोग इनकी प्रॉपर्टी को इस टाइम अपने नाम करवाने वाले हैं या फिर अपने नाम करवाना चाहते हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा बेरहमी से मार डालेंगे। और इनके रिहा होने के अगले ही दिन रेलूराम के घर पर, जहां पर कि इस टाइम उसका भतीजा रहता है, 2-3 गाड़ियां आई भी थी, लेकिन उसके भतीजे ने पहले ही पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट कर दी थी कि बहन का कुछ ऐसा कहना है तो इनकी जान को जोखिम है, जिसके चलते वहां पर एक पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी पर रखा गया था ताकि वो इनकी सेफ्टी कर पाए। और जैसे ही वो गाड़ियां वहां पर आती हैं, ये सारी की सारी चीजें उस टाइम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा उन सारे ही लोगों को ये बात बोल दी जाती है कि वो यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते और उन्हें वहां से वापस भेज दिया जाता है। और दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी घटना के बारे में जान चुके हैं कि आखिरी टाइम में रेलूराम के साथ क्या कुछ हुआ था। उसकी खुद की बेटी ने, जिसे कि उसने पाल पोस कर बड़ा किया था, जिससे वो प्यार करती थी, आखिर में उसने उससे भी उसकी शादी करवा दी। उसने उसी व्यक्ति के साथ मिलकर अपने पिता को इतना ज्यादा बेरहमी से मार डाला और आखिर में अब इसे रिहाई भी मिल चुकी है। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। और स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट ज्योति कपूर को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।